प्यारे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आइए सब लोग शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। देखिए, एक श्रृंखला चल रही थी हमारी जिसमें हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को संविधान के देख रहे थे। उसी क्रम में हम 280 क्वेश्चन तक पहुंच चुके थे और नेक्स्ट आपका 281 से प्रश्न की शुरुआत हो रही है। क्वेश्चन नंबर 281 क्या कहता है, इसको जानने से पहले आप सबसे निवेदन है कि तेज़ी से इस क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि आपके और अन्य साथियों तक पहुंच जाए। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, संविधान से जुड़े हुए जहां जहां परीक्षाएं हैं, विशेष तौर से यूपीएसआई या सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स या अन्य जो भी परीक्षाएं हैं उसके लिए बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आपके साथियों तक भी हमारी बात पहुंच सके। आइए क्वेश्चन नंबर 281 को देखते हैं। 281 क्या कहता है, बिना अनुमति के कितने दिन तक संसद से अनुपस्थित रहने वाला किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। यानी ये क्वेश्चन कहाँ आया है? क्वेश्चन आया है यूपी पीसीएस प्री 2018 में, और कोई सांसद अयोग्य घोषित किया जा सकता है इस संदर्भ में कहा जा रहा है। किसी सांसद को अयोग्य कब घोषित किया जा सकता है? तो ये बात है 30 दिन की अगर अनुपस्थित रहता है तब, या 60 दिन या 90 दिन या 120 दिन। यानी कोई सांसद कितने दिन तक अनुपस्थित रहता है सदन की कार्रवाइयों से, ये है आपका प्रश्न। फटाफट आप जवाब दीजिए, आंसर क्या है। सभी लोगों को जय हिंद, गुड इवनिंग। निश्चित रूप से प्रश्न बहुत अच्छा है, बार बार परीक्षाओं में आता है, ध्यान रखिएगा। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसका बेस्ट आंसर है आपका 60 दिन। 60 दिन। अगर कोई सांसद 60 दिन तक सदन की कार्रवाइयों से बिना बताए अनुपस्थित रहता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिना बताए अनुपस्थित रहता है, तो कहा गया है कि उसको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बात और इम्पॉर्टेंट है, अगर सदन सत्रावशित रहता है या 4 दिन से अधिक स्थगित रहता है तो ऐसी कंडीशन में इन दिनों को काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, 60 दिन की गणना में इन दिनों को काउंट नहीं किया जाएगा। अदरवाइज 60 दिन का जो समय सीमा है इसे आपको याद रखना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 282। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद कार्रवाइयों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? न्यायालयों द्वारा संसद कार्रवाइयों की, यानी न्यायालय संसदीय कार्रवाइयों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है। यानी जो कुछ भी संसद में हो रहा है उस कार्रवाई की जांच न्यायालय द्वारा नहीं की जाएगी, ये कहा जा रहा है। ये कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 127 है, 122 है, 126 है, 139 है। तो अगर हम इस प्रश्न को देखें, देखिए कहाँ पर आया है, यूपी यूडीए और एलडीए एग्जाम स्पेशल 2010 का क्वेश्चन है। बहुत अच्छा प्रश्न है, फटाफट जवाब देने का प्रयास करिए जिन लोगों को आ रहा है। देखिए ये प्रश्न में एक तरीका होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों को 3 में से, अगर 3 ऑप्शन हमारे पास हैं, 3 को अगर हम जानते हैं तो हम चौथे का पता लगा लेते हैं। अगर हम डायरेक्ट जानते हैं तो हम चौथे का पता लगा लेते हैं, है ना। डायरेक्ट जानने पर भी हम चौथे का पता लगा लेते हैं। तो एक कंडीशन ये है कि डायरेक्ट जानना, एक जो है आप इनडायरेक्ट मेथड से, अगर आपको ये पता है कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो फिर ये होगा। एक तरीका ये है, एक आपको सीधे पता है। तो दोनों तरीके से हमें प्रश्न का हल देखना चाहिए। अब मान लीजिए आपको उसका सही उत्तर नहीं पता हो, लेकिन आपको ये तो पता ही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें, अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहाँ से कहाँ प्रावधान दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमें प्रावधान दिए गए हैं 124 से लेकर के, ध्यान दीजिएगा, 124 से लेकर के कहाँ तक प्रावधान दे दिए गए हैं, 124 से लेकर के 147 तक, 147। तो अगर 147 तक प्रावधान हमारे पास हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस चीज़ को नहीं बदल सकते। हमें ध्यान रखना होगा कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। यानी हमारा ये भी सुप्रीम कोर्ट है, ये भी सुप्रीम कोर्ट है, ये भी सुप्रीम कोर्ट है, तो ये 122 जो बच रहा है ये किसी विशेष तरह से इशारा कर रहा है। तो एक आंसर हमारा ऐसे भी निकल सकता है। अब 122 में कहा गया है कि ये जो कार्रवाइयाँ हैं ये न्यायालय के लिए है कि न्यायालय संसद की कार्रवाइयों की जांच नहीं करेगा। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि विधायिका और न्यायपालिका के बीच की जो चीज़ें हैं इनको दूर बना के रखना है। दोनों एक मजबूत संगठन हैं, दोनों मजबूत कार्य करने वाली संस्थाएं हैं, दोनों में टकराव ना हो। संसद में क्या हो रहा है इसकी जांच न्यायालय द्वारा नहीं की जाएगी, और न्यायालय में न्यायाधीशों के आचरण के बारे में संसद में जांच नहीं की जाएगी। उस संदर्भ में आर्टिकल कौन सा है, 121, याद रखिएगा। अनुच्छेद 121 है जिसमें हम कहते हैं कि इसके द्वारा जांच नहीं की जाएगी। तो ये बात भी हमें याद रखनी है
कि यहाँ पर जांच ना करने की बात है 121 में। ठीक है, तो 121 कहता है कि संसद में जांच नहीं की जाएगी, किसके बारे में, कि न्यायालय में न्यायाधीशों का आचरण क्या है, इस बारे में जांच नहीं की जाएगी। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ बात कर रहे थे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। हालांकि इसका आंसर आपको क्लियर हो गया है, 122 से ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या है, 122 है। और अगर ये कहा जाए कि संसद न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण की जांच नहीं करेगी तो उत्तर क्या होगा, 121 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 283, भारत की संसद को कानून निर्माण की शक्ति निम्नलिखित के लिए प्राप्त है। यूपी RO मेंस 2021 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है कि लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन है ना, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा। अब क्या कह रहे हैं कि भारत की संसद को कानून निर्माण की शक्ति, कानून बनाने की शक्ति निम्नलिखित के लिए प्राप्त है। भारत का संघ, दूसरा भारत का प्रदेश, उप प्रदेश, डोमिनियन। पॉइंट 3, विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिक एवं उनकी संपत्ति। और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन आपके पास केवल 1, 1, 2, 2, 3 और 1, 2, 3। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान से देख के बताइए, फटाफट जवाब दीजिए आप प्लीज। प्यारे विद्यार्थियों, जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है, अपने अन्य साथियों तक बात को शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। मिशन इंस्टीट्यूट में एक बैच चल रहा है UPSI के लिए, आज 5 तारीख को ही शुरुआत हुई है इस बैच की। और मॉर्निंग में UPSI के लिए बैच है, शाम को UPP का बैच है 3 बजे से। ये बिल्कुल टारगेटेड प्रोग्राम पर बैच चलाए जा रहे हैं। और एक बैच 8 बजे से SSC के लिए आ रहा है। तो आज 3 बैच की शुरुआत हुई है। जो भी विद्यार्थी ऑफलाइन कक्षाएं करना चाहते हैं वो मिशन इंस्टीट्यूट के ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। 3 दिन का निःशुल्क ट्रायल है, इसके बाद में एडमिशन की प्रक्रिया है। तो आइए फिलहाल हम यहाँ देख रहे थे, तो देखिए क्या कहा गया कि संसद कानून निर्माण की शक्ति के संदर्भ में कि कहाँ कहाँ कानून बना सकती है। तो भारत का संघ यानी इस पर कानून बना सकती है, स्पष्ट रूप से है, क्योंकि संसद को कहा गया है कि संघ सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है, विधि बनाने की शक्ति है। भारत के प्रदेश और प्रदेश, इसके संदर्भ में भी कहा गया है कि इसके बारे में भी कानून बना सकती है। समवर्ती सूची बनी हुई है पूरी हमारी, वहाँ पर कानून की व्यवस्था हो सकती है। विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिक एवं उसकी संपत्ति, देखिए शब्द इंपॉर्टेंट है, भारतीय नागरिक आ गया है। भारतीय नागरिक आ जाने से क्या हो गया है कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, भारतीय नागरिक आ जाने से इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि भारतीय नागरिक जैसी शब्द आया तो भारतीय नागरिक पर भारतीय कानून लागू होगा, इसलिए ये वाला भी पॉइंट सही है। तो अब हमारे पास तीनों ऑप्शन सही हो जाते हैं, इसलिए इसका बेस्ट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, डी। 1, 2, 3 सही है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है और अभी का लेटेस्ट प्रश्न है। प्रश्नों का स्तर जो है निरंतर बदल रहा है और एक से एक अच्छे प्रश्न आ रहे हैं परीक्षाओं में, इसलिए हर चीज को ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 284, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 253। ये देखिए UPPCS प्री 2016 का क्वेश्चन है और UP RO 2021 का प्रश्न है। अब देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन आया, कब आया, 2021 में आ गया, और यहाँ देखिए कब आया, 2016 में आ गया। यानी प्रश्न का स्तर देखिए बार बार रिपीट हो रहा है। तो क्या कहा गया है, किस अनुच्छेद में ये बात है कि संसद ये काम कर सकती है कि राज्य सूची के विषय में कानून बनाए। अब देखिए आपने पढ़े हैं 249 के बारे में, आपने पढ़ा है कि राज्य हित के विषय पर कानून बनता है, 50 में आपातकाल संबंधी स्थिति है। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है 253। 253 में ये प्रावधान किया गया है कि संसद जो है अंतर्राष्ट्रीय विषय समझौतों के संदर्भ में भी विधि बना सकती है, भले ही वो राज्य सूची में ऐसा विषय आता हो। अगर हम इसकी बात करें तो एक आर्टिकल और है, आपने देखा होगा कि आर्टिकल है आपका 51, आपने ध्यान दिया होगा, DPSP में है ये बात। DPSP यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या कहा गया है कि विधि राज्य के बारे में कहा गया है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौतों के संदर्भ में जो भी हमारी चीज़ें हैं उनको सुचारू रूप से लागू रखने के लिए, एक अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए कार्य करेगा। तो ये आर्टिकल 51 है हमारे संविधान का, और 253 यहाँ कनेक्ट होता है। और 253 क्या कहता है कि इस विषय पर कानून बनाने की शक्ति है, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा प्रश्न है ये, ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 285 है, संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषय के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है। यूपीपीसीएस प्री री एग्जाम 2015 का क्वेश्चन है। देखिए क्या कहा जा रहा है इसमें कहा जा रहा है कि कौन अतिरिक्त विषय, ये अतिरिक्त विषय की बात हो रही है, यानी वो विषय जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में नहीं है। अतिरिक्त विषय का मतलब यही निकला, ऐसे विषय जो समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची में नहीं है, उनमें कानून बनाने की शक्ति किसे प्राप्त है, ये है क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी राज्य विधानमंडल, ऑप्शन डी क्षेत्रीय परिषदें। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन है, फटाफट जवाब दीजिए इसका क्या आंसर आपको लगता है। ये कक्षाओं में पढ़ाया गया प्रश्न है, ठीक है, ये प्रश्न आपको बनना चाहिए। देखिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए संसद, यानी संसद को यह शक्ति प्राप्त है। अब अगर हम आर्टिकल के बारे में जाएं, आर्टिकल तो 248 है। 248 ये कहता है कि संसद को अवशिष्ट विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। अवशिष्ट विषय, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अवशिष्ट विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। अवशिष्ट माने क्या, जो बचा रह गया, जो संघ सूची में नहीं आया, जो राज्य सूची में नहीं आया, जो समवर्ती सूची में नहीं आया। भाई आपने पढ़ रखा है कि संघ सूची में विधि बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त है, आपने पढ़ा है कि राज्य सूची में विधि बनाने की शक्ति राज्य को प्राप्त है, और समवर्ती सूची जो ऑस्ट्रेलिया से ली गई उसमें विधि बनाने की शक्ति संघ और राज्य को है। और हमने यहाँ तक भी पढ़ा है कि अगर समवर्ती सूची के किसी विषय पर विधि दोनों ने बना ली है तो संसद द्वारा बनाई गई विधि ही प्रभावी होगी, अभिभावी होगी। ठीक है, यहां तक की बातें आपको ध्यान रखनी होगी। तो इसका बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा, संसद हो जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 286। भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है। यूपीपीसीएस प्री 2021 का क्वेश्चन है। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि शून्यकाल का अर्थ है, पहला सत्र का प्रथम घंटा, बी सत्र विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकृत होता है, सी प्रश्नकाल के पूर्व का काल, सी डी प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल। अब देखिए ये शून्यकाल के संदर्भ में क्या कहा गया है, जो नियम है वो ये है कि प्रश्नकाल के बाद का घंटा, यानी प्रश्नकाल के बाद में जो घंटा है उसकी बात कही जा रही है कि उसके बाद का घंटा, यानी प्रश्नकाल का मतलब हुआ 11 से 12। 11 से 12 टच नहीं ले रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। 11 से 12 इसके बीच के समय की बात कही जाए कि ये प्रश्नकाल का समय है, इसके बाद का घंटा। ठीक है, यानी बात की बात क्या कही गई कि इसके बाद का घंटा होगा शून्यकाल। तो ये नियम जो है ये वास्तविकता में अभी भी लोकसभा में चल रहा है, लोकसभा में ये अभी भी चल रहा है, लेकिन राज्यसभा में परिवर्तन हो गया 2014 से। तो उसमें क्या कहा गया कि जो समय है वो 12 से 1 ना हो करके, देखिए इसके बाद के घंटे का मतलब क्या हो गया कि 12 से 1 हो गया। तो अगर हम लोकसभा की बात करें तो इसके बाद का घंटा यानी 11 से 12 के बाद 12 से 1 का समय हमारा लोकसभा में हो गया। लेकिन अगर यही बात हम राज्यसभा में करते हैं तो राज्यसभा में कहा गया है कि उसके पहले का घंटा, ठीक है, तो प्रश्नकाल बाद में हो गया, शून्यकाल पहले हो गया। तो 11 से 12 में राज्यसभा में शून्यकाल है और 12 से 1 में ये हमने आपको बताया है कि लोकसभा में है। तो क्वेश्चन ही डिस्प्यूटेड हो गया, ठीक है ना। अगर हम प्रश्नकाल के पूर्व का घंटा कहेंगे तो ये बात हमें राज्यसभा के संदर्भ में लानी होगी, ठीक है। अगर हम यहाँ की बात कर रहे हैं तो ये बात हमारी लोकसभा के संदर्भ में सही है। अगर हमारी ये बात लोकसभा के संदर्भ में सही है और ये राज्यसभा के, तो क्वेश्चन ही बड़ा डिस्प्यूटेड हो गया। अगर यहाँ पर इन्होंने संसद की जगह यहाँ पर लोकसभा या राज्यसभा लिखा होता तो हम इसके आंसर में से टिक लगा सकते थे। ये क्वेश्चन एज इट इज आया है, ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। अगर लोकसभा होता तो इसका आंसर ये हो जाता, अगर राज्यसभा होता तो इसका आंसर ये हो जाता। तो ध्यान रखिएगा कि ये इसका बेहतर आंसर है, इसलिए अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अब आगे गलती नहीं होगी इसमें, लेकिन अभी तो फिलहाल गलत आया था।
मतलब गलत उसमें क्वेश्चन हो गया था, डिस्प्यूटेड हो गया। 287 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी और इस बीच लोकसभा विघटित हो जाए तो क्या होगा? अगर लोकसभा विघटित हो जाए, राष्ट्रपति ने संयुक्त सत्र की घोषणा कर दी, ठीक है, आपने देखा है संयुक्त सत्र तब आयोजित किए जाते हैं जब दोनों सदनों के बीच में गतिरोध उत्पन्न हो जाए, दोनों सदन किसी विषय पर सहमति ही नहीं बना पाते हैं, ऐसे में विधि बनने की प्रक्रिया रुक जाती है। तो राष्ट्रपति ऐसी स्थिति में संयुक्त सत्र आयोजित करते हैं और ये अनुच्छेद 108 है, आपने पढ़ रखा है। तो अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अगर संयुक्त सत्र के लिए राष्ट्रपति ने अधिसूचना जारी कर दी और इस बीच लोकसभा विघटित हो जाए तो क्या होगा? छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2018 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कहता है संयुक्त सत्र यथा समय आहूत होगा, संयुक्त सत्र निरस्त हो जाएगा। सी कहता है संयुक्त सत्र नई लोकसभा के गठन के बाद होगा। डी कहता है विधेयक व्यपगत हो जाएगा। तो इसमें सही क्या है ये कहा जा रहा है ना? तो देखिए इसमें क्या होगा, पहली बात तो ये कह रहे हैं कि ये व्यपगत हो जाएगा, तो व्यपगत नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। कोई चीज़ खत्म, व्यपगत माने होता है खत्म होना, समाप्त हो जाना, तो समाप्त नहीं होगा वो, ठीक है। इसका बेस्ट आंसर है संयुक्त सत्र यथा समय आहूत होगा। भले ही विघटन हो गया हो, लेकिन अगर अधिसूचना जारी हो गई है तो संयुक्त सत्र अपने समय पर ही संचालित होगा। ये बात यहाँ पर याद रखनी है। और ये जो बात कह रहे हैं व्यपगत हो जाएगा, व्यपगत माने होता है समाप्त हो जाना, तो समाप्त नहीं होता है, इसलिए बेस्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बेस्ट आंसर हो जाएगा आपका ये कि अपने समय पर ही आहूत होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 288, निम्नलिखित में से कौन, क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करने हेतु अधिकृत है? यानी कौन संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करेगा, ये बात कही जा रही है, ठीक है। संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा ये कहा जा रहा है, कौन करेगा। और ये कहाँ आया है? यूपी पीसीएस मेंस का क्वेश्चन है, 2066 लिख गया है, 2006 है, 2066 तो बहुत दूर है अभी, 2006 और 2013 का क्वेश्चन है ये। देखिए, तो अध्यक्षता के लिए भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष। अब ये तो हमने आपको बहुत बार पढ़ाया है ना, जब राष्ट्रपति पढ़ा रहे तब भी इसकी चर्चा की थी, उपराष्ट्रपति में भी चर्चा की थी और राज्यसभा लोकसभा में भी चर्चा की थी। फटाफट जवाब दे दीजिए। देखिए इसका बेस्ट आंसर क्या होना चाहिए, फटाफट बताइए मुझे। देखिए जिन विद्यार्थियों ने अभी तक शेयर नहीं किया है, प्लीज़ चीज़ों को शेयर कर दें ताकि और आपके जैसे विद्यार्थी तक पहुंच जाए। मैंने आपको बताया है कि मिशन इंस्टीट्यूट में आज ऑफलाइन बैचेस प्रारंभ हुए हैं। यूपीएसआई के लिए सुबह 7 बजे से बैच है और यूपीपी के लिए शाम को 3 बजे से बैच है। 3 दिन का निःशुल्क ट्रायल है, उसमें क्लासेस कर सकते हैं। और 8 बजे से एसएससी के लिए बैच आ रहा है। तो इस तरह से आज बैचेस प्रारंभ हुए हैं। 3 दिन की निःशुल्क कार्यशाला के साथ में चीज़ें चल रही हैं। जो भी विद्यार्थी इंटरेस्टेड है ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। देखिए यहाँ क्या कहा गया है कि ये इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? लोकसभा अध्यक्ष। ये विशेष अधिकार है लोकसभा अध्यक्ष का, तो ध्यान रखिएगा। लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेंगे। अगर किसी वजह से लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो लोकसभा के उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेंगे। अगर वो भी नहीं है तो राज्यसभा के उपसभापति अध्यक्षता करेंगे। कभी भी राज्यसभा के सभापति इसकी अध्यक्षता नहीं करते हैं, बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा के सभापति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। ये अनोखा पद है, मैंने पूर्व में भी इसकी चर्चा की है, इसे ध्यान रखिएगा। तो कौन कौन किस क्रम में कर सकता है, इसका आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 289, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। यूपीआरओ एआरओ, इसकी वैकेंसी आने वाली है बहुत जल्दी और इसकी भी विशेष कक्षाएं जीएस की और सारी चीज़ों की संचालित होंगी। अभी ऑनलाइन भी होगी, ऑफलाइन भी होगी। 2021 का प्रश्न है, इसकी वैकेंसी आने वाली है और जो भी ग्रेजुएट लोग हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यूपीआरओ एआरओ की पोस्ट भी बहुत अच्छी होती है, लखनऊ इलाहाबाद इनकी पोस्टिंग होती है। बहुत ही अच्छा पद है, सम्माननीय पद है ना। आइए यहाँ देखते हैं। तो क्या कहा जा रहा है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो यानी अनुच्छेद 100 में है, अनुच्छेद 108 में है, अनुच्छेद 110 में है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अभी थोड़ी देर पहले चर्चा मैंने की थी और निश्चित रूप से आपको इसका उत्तर भी याद आ रहा होगा। फटाफट जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 289 का आंसर है 108, है ना।
याद रखिएगा। 108 में ये बात कही गई है कि संयुक्त अधिवेशन, यानी जो ये बात आ रही है चर्चा में, संयुक्त अधिवेशन कहाँ पर है? 108 में है, राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। बड़ा सा क्वेश्चन आ गया आपके सामने। विधेयक पारित करने के लिए संसद की संयुक्त बैठक से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा से सही हैं? छत्तीसगढ़ पीसीएस 2021 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ के एग्जाम में बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं, और देखिए आपके सामने एक प्रश्न आ गया, 2021 का क्वेश्चन आ गया आपके पास, है ना। क्या कह रहा है? संयुक्त बैठक का प्रावधान सामान्य विधेयक, वित्तीय विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक के लिए मान्य है। किसी भी स्थिति में राज्यसभा का उपसभापति संयुक्त सभा की अध्यक्षता नहीं कर सकता। तीसरा कहता है संयुक्त सभा के लिए दोनों सदनों के कुल सदस्यों का 1/6 भाग गणपूर्ति होनी चाहिए। अब आंसर्स आपके हैं, 1, 2, 3 सही है, 1, 2 सही है, 1, 3 सही है, इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न है, फटाफट जवाब देने का प्रयास करिए, क्या इसका आंसर होगा? संयुक्त बैठक के संदर्भ में क्या बात है? देखिए हम आपको बताते हैं, इस प्रश्न को समझिएगा। देखिए वित्तीय जो विधेयक है, इस संदर्भ में क्या कहा गया कि वित्तीय विधेयक जितना भी है, इस संदर्भ में लोकसभा की भूमिका इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, चाहे वो धन विधेयक हो चाहे वित्तीय विधेयक हो, इस संदर्भ में। तो क्या कहा जा रहा है? संयुक्त बैठक का प्रावधान, इसका तो कोई मतलब ही यहाँ नहीं होता, तो ये सेंटेंस यहाँ पर गलत हो गया, ठीक है। तो ये बात, संविधान संशोधक विधेयक जो होता है वो दोनों सदन से पारित होना चाहिए, तो ये सेंटेंस ही गलत हो गया, तो ये पॉइंट गलत हो गया। अब दूसरे पे आ जाइए। किसी भी स्थिति में राज्यसभा का सभापति संयुक्त सभा की अध्यक्षता नहीं कर सकता कह रहे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैंने तो आपको खुद ही इशारा किया है कि लोकसभा के सभापति करेंगे, फिर लोकसभा के सभापति यानी उसके स्पीकर करेंगे, इसके बाद में हमने आपसे कहा कि उपसभापति करेंगे, फिर हमने आपसे कहा कि राज्यसभा के जो है उपसभापति करेंगे। तो यानी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और उपसभापति, ये तीन ही तो अध्यक्षता कर सकते हैं। तो ये वाली बात भी जो है नहीं लग जाने की वजह से ये भी गलत हो गया। संयुक्त सभा के अधिवेशन के लिए दोनों सदनों की कुल, तो जो गणपूर्ति की बात कभी भी होती है तो गणपूर्ति क्या होती है? गणपूर्ति के बारे में कहा गया है 1/10, है ना, 1/10, 1/10 का प्रावधान है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये 1/6 की कोई बात नहीं, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया हमारे सामने। और जब तीनों गलत हो गए तो बेस्ट आंसर क्या हो गया? इसमें डी हो गया, इनमें से कोई नहीं। ये ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है, इनमें से कोई नहीं, ये आपका आंसर हो गया। बहुत अच्छा प्रश्न है, अगर बहुत बारीकी चीज़ों को नहीं पढ़ा है तो नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 291 पर आ जाइए। कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? MPPCS प्री 2010 का क्वेश्चन है। कोई भी कानूनी विधेयक यानी विधि निर्माण से संबंधित कोई विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? ऑप्शन ए लोकसभा में, ऑप्शन बी राज्यसभा में, ऑप्शन सी दोनों में से संसद के एक पटल पर, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। फटाफट जवाब देने का प्रयास करिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, कक्षाओं में ये बातें बहुत बार होती हैं, तो निश्चित रूप से आपको बनना चाहिए। देखिए इस संदर्भ में क्या कहा जा रहा है, ये बात ध्यान दीजिएगा। इस संदर्भ में कहा जा रहा है कि कानूनी विधेयक की बात की जा रही है। तो कानूनी विधेयक की जब भी बात आएगी तो कानूनी विधेयक संसद के किसी भी सदन में किया जा सकता है, इस बात को याद रखने की बहुत आवश्यकता है। संसद के किसी भी सदन से उसकी प्रस्तुति हो सकती है, दोनों सदनों से उसको पारित होना चाहिए, तो अलग अलग पारित होना है, तो इसलिए किसी भी सदन में हो सकता है। तो इसका बेस्ट आंसर क्या हो गया? आपका सी हो गया। अच्छा प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 292 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? हमेशा लास्ट में ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है? नहीं कह रहा है। किस पर नहीं है? भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है, ये बात आपसे कही जा रही है। UPPCS मेंस का क्वेश्चन है 2011 का। ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश के वेतन और भत्ते, ऑप्शन बी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन और भत्ते, ऑप्शन सी भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते, ऑप्शन डी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते। फटाफट जवाब देने का प्रयास करिए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। देखिए इसमें क्या है,
कि मुख्य न्यायाधीश का वेतन और भत्ता जो होता है आप जानते हो कि संचित निधि पर ही भारित है, पेंशन भी उसी पर है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में हमने पढ़ा है तो उसका भी वेतन भत्ता उस पर आधारित है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते भी उसी पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री के वेतन भत्ते के बारे में जो है संचित निधि का प्रावधान नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा सी। अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल क्लियर कट दिमाग में रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि प्रधानमंत्री याद करके गलत आंसर लगा जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। आइए क्वेश्चन नंबर 293 को देखिए। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? यूपीपीसीएस प्री 2021 का क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? अच्छा, क्वेश्चन में अनुच्छेद, हाँ ठीक है, आकस्मिकता निधि से संबंधित है। संकट के समय, संसदीय स्वीकृति के समय, संसदीय स्वीकृति से पूर्व नहीं व्यय कर सकते। अनुच्छेद शब्द सही नहीं लग रहा है, ये इसको अगर हम खत्म कर दें तो आकस्मिकता निधि से कौन सा पॉइंट संबंधित है, ये ज़्यादा क्लियर कर रहा है। देखिए, आकस्मिकता निधि के संदर्भ में जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 267 में है, 267 में। और उस संदर्भ में क्या कहा गया है कि संसदीय स्वीकृति से पूर्व राष्ट्रपति की चूंकि यह अधीन होती है निधि, तो कोई भी ऐसी स्थिति हो जाए जहां पर आपात की स्थितियां आ जाएं, ऐसी आकस्मिक कंडीशन आ जाए, तो वहां राष्ट्रपति इसे पूर्व में व्यय कर सकते हैं। तो ये संसदीय स्वीकृति से पूर्व इसका आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। उसे व्यय करने की शक्ति प्राप्त है और राष्ट्रपति के अधीन होती है। ये राज्य की निधि राज्यपाल के अधीन होती है, तो इसको ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 294 बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी वित्त सचिव, ऑप्शन डी वित्त मंत्री। यूपीपीसीएस प्री 2007 में आया है और मेंस 2014 में आया है। देखिए, संदर्भ में बहुत स्पष्ट प्रावधान है कि धन विधेयक के संदर्भ में लोकसभा को विशेषाधिकार प्राप्त है। ठीक है ना, तो जब विशेष अधिकार प्राप्त है तो ये भी अधिकार इसी का है, लोकसभा अध्यक्ष का, कि कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, ये डिसाइड करने का काम इनका होता है। तो ये बिल्कुल रट लीजिए, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इसमें बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ चीज़ें रट जानी चाहिए। ठीक है ना, तो जहाँ जहाँ रटने वाले हैं ऐसे पॉइंट्स को जरूर याद रखिएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत सारी परीक्षाओं में आया है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 295 पर आ जाइए। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। फिर देखिए, धन विधेयक पर ही क्वेश्चन है आपका। क्या कहा जा रहा है कि धन विधेयक अगर लोकसभा द्वारा राज्यसभा को भेजा गया है तो वो कब पारित मान लिया जाएगा? यदि राज्यसभा उस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। क्वेश्चन कहाँ आया है? यूपीपीसीएस प्री 2016 क्वेश्चन है। यानी वो कितने दिनों में अगर राज्यसभा ने कार्यवाही नहीं की तो पारित मान लिया जाएगा। प्रश्न ये है। ऑप्शन ए 10 दिनों में, ऑप्शन बी 14 दिनों में, ऑप्शन सी 15 दिनों में, ऑप्शन डी 16 दिनों में। बहुत अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए। फटाफट जवाब दे दीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, देखिए इसका बेस्ट आंसर क्या है? 14 दिनों के अंदर। अगर 14 दिनों के अंदर, ध्यान दीजिएगा, 14 दिनों के अंदर अगर राज्यसभा ने उसे पारित किया तो ठीक है, नहीं पारित किया तब भी वो पारित ही समझा जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। लोकसभा में ये धन विधेयक के संदर्भ में लोकसभा को विशेषाधिकार प्राप्त है, बिल्कुल हमेशा के लिए याद रखिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी प्रश्न अच्छा है और पूर्व में जो आपको बताया गया वो भी अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 296, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दावली भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है? यूपीपीसीएस मेंस 2011 क्वेश्चन है। ये बिल्कुल कक्षा में हम बार बार रिपीट करते हैं इस बात को और आपको बहुत अच्छे से पता है इस बारे में। ऑप्शन ए वार्षिक वित्तीय विवरण, ऑप्शन बी विनियोग विधेयक, ऑप्शन सी बजट, ऑप्शन डी भारत की संचित निधि। यानी कौन सी शब्दावली हमारे संविधान में नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो फटाफट इसको सोच के जवाब दीजिए।
अच्छा प्रश्न है ये, तो आपकी जबान पे होना चाहिए। देखिए इसका आंसर बजट है। बजट शब्द का प्रयोग हमारे संविधान में नहीं है। एक्चुअली बजट क्या है, जब फ्रांस के जो वित्त मंत्री हैं, वित्त मंत्री जब आर्थिक मामले के संदर्भ में सदन में कार्यवाही के लिए जाते थे तो एक चमड़े के थैले में क्या करते थे, चमड़े का थैला होता था, उस थैले में ये लेकर जाते थे सारी डॉक्यूमेंट्स को। इस चमड़े के थैले को कहते थे बूजेट। क्या कहते थे? बूजेट। इसी बूजेट शब्द से ही निकल करके आया है बजट। ध्यान दीजिएगा, इस शब्द का हमारे संविधान में उल्लेख नहीं है, जबकि उल्लेख किसका है? इस शब्द का हमारे संविधान में उल्लेख है। और ये क्या है? ये अनुच्छेद 112 है। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है, यानी साल भर का क्या खर्चा होगा, कैसे क्या चीज़ें करनी है, इस संदर्भ में जो भी चर्चा है वो कहाँ पर है? अनुच्छेद 112 में है। सामान्य अर्थों में हम लोग इसे बजट कह देते हैं, तो ये बात याद रखिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 297 पर आ जाइए। भारतीय संसद का सचिवालय MPPCS प्री 2010 का क्वेश्चन है। क्या है? मतलब भारतीय संसद का सचिवालय क्या है? संसदीय कार्य मंत्री के अधीन है, राष्ट्रपति के अधीन है, सरकार से स्वतंत्र है, सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है। फटाफट जवाब दे दीजिए, क्या आपको याद आ रहा है? भारतीय संसद का सचिवालय देखिए, यहां से ध्यान दीजिएगा, ये भारतीय संसद जो हमारी है, भारतीय संसद ये एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, यानी ये विधायिका है। अगर इसके बारे में आप याद करेंगे तो ये क्या है? विधायिका है। ठीक है। अब विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका सभी स्वतंत्र संस्थाएं हैं। अगर उस कॉन्सेप्ट से समझेंगे तो भी उत्तर निकल आएगा, और सीधे पता है तो सीधे निकाल लेंगे। तो ये विधायिका के, इसके सचिवालय का मतलब है कि विधायिका का सचिवालय, यानी लोकसभा का सचिवालय, राज्यसभा का सचिवालय। अब ध्यान दीजिए, संसदीय कार्य मंत्री, इनकी बात अगर करेंगे तो नाम भले ही संसदीय लिखा है, लेकिन ये क्या है? ये एग्जीक्यूटिव हैं, ये कार्यपालिका हैं। राष्ट्रपति की बात करें तो ये भी एग्जीक्यूटिव हैं, है ना, ये भी एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका शक्ति के प्रधान हैं। ठीक है। अगर न्यायालय की बात करें तो ये जुडिशरी है। ठीक है। तो भैया यहाँ पूछा जा रहा है विधायिका के बारे में, तो विधायिका जैसे ये स्वतंत्र हैं, वैसे ही विधायिका भी तो स्वतंत्र है, तो सरकार से स्वतंत्र होगा ये। इसका आंसर क्या है? सरकार से स्वतंत्र है सचिवालय। लोकसभा का सचिवालय और राज्यसभा के सचिवालय सरकार से स्वतंत्र सचिवालय हैं, जहाँ समस्त क्रियाकलाप और कार्य होते हैं। तो ये अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 298 पर आ जाइए। भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था। UPPCS मेंस 2008 का क्वेश्चन है। यानी स्वर्ण जयंती, संसद का स्वर्ण जयंती समारोह कब मनाया गया था? यानी इस समारोह का मतलब है कि इसकी बैठक, पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक, ठीक है, इस संदर्भ में है। तो 1 जनवरी 1997 को, 15 अगस्त 1997 को, 26 जनवरी 2002 को, 13 मई 2002 को। देखिए, इसको याद कर लीजिए, स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया है, डी आंसर है, 13 मई 2002 को। ठीक है, ये डेट याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, अच्छा प्रश्न था। जब भी, अब देखिए इस बार क्या है, संसद से क्वेश्चन आने हैं, है ना। हमारी नई संसद भवन का निर्माण हो गया है ना। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत है, उसका आकार क्या है, क्या कितने लोगों के बैठने की जगह है, राज्यसभा में क्या जगह है, लोकसभा में क्या जगह है, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपसे, है ना। तो इस प्रश्न को भी ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, स्वर्ण जयंती पूछा गया, अब इस बार संसद से क्वेश्चन बनने वाले हैं। क्या क्या हुआ है, राजपथ पर क्या हुआ है, किसकी मूर्ति वहाँ लगाई गई है, ये सब क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं, ये परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। आइए, क्वेश्चन नंबर 299। यह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर चुना गया था? UPPCS प्री 2007। कौन नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया?
मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, CR दास। ये ऐतिहासिक क्वेश्चन है लेकिन संविधान से कनेक्ट है, ये आपको रटना पड़ेगा। एक शुद्ध रूप से जीके है, बिल्कुल दिमाग में रखना पड़ेगा। फटाफट आंसर कर दीजिए प्यारे भाइयों। इसका सही आंसर है विट्ठल भाई पटेल, इनका नाम याद रखिएगा। ये 1925 में केंद्रीय विधानसभा के लिए स्पीकर यानी इनको अध्यक्ष चुना गया था, ये नाम याद रखिएगा। परीक्षाओं में ये कई बार आ चुका है और सभी परीक्षाओं में दिखता रहता है। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है इसे देख ले। यूपी पीसीएस प्री 2007 का क्वेश्चन है। भारतीय संसद, क्वेश्चन नंबर 300, भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? भारतीय संसद किस रीति से यानी किस तरीके से प्रशासन पर नियंत्रण करती है, यानी उसके अपने प्रशासन को कैसे मैनेज करती है? ऑप्शन ए, संसदीय समितियों के माध्यम से। ऑप्शन बी, विभिन्न मंत्रालयों की परामर्शदात्री समितियों के माध्यम से। ऑप्शन सी, प्रशासकों से आवधिक प्रतिवेदन भिजवाकर। ऑप्शन डी, कार्यपालिका को रिट जारी करने के लिए बाध्य कर। अच्छा प्रश्न है, अगर पढ़ रखा है तो ठीक है, नहीं तो समझेंगे अभी। देखिए, संसद में जो भी कार्य है वो समितियों के माध्यम से होता है, तो ये संसदीय समितियां ही इसके प्रशासन को मेंटेन करती हैं। जैसे आपने लोक लेखा समिति सुनी है, लोक लेखा है ना, प्राक्कलन समिति। इन समितियों के माध्यम से क्या होता है, पूरे प्रशासन को, संसदीय क्रियाकलाप को मेंटेन किया जाता है। कैसे होगा, बजट का आकलन कैसे करेंगे, कैसे निर्धारण होगा, कैसे धन के निर्गमन के बारे में सोचेंगे, तो ये सारी चीज़ समितियों के माध्यम से होती है। उन समितियों में विभिन्न संसदीय सदस्य होते हैं, पक्ष और विपक्ष के लोग होते हैं, जिससे डिस्कशन होता है, क्या सही है क्या गलत है, इसका निर्धारण किया जाता है। तो इसका जो नियंत्रण है वो संसदीय समितियों के माध्यम से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों, देखिए परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं। अभी यूपी पी की वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है, 15 अगस्त से पहले आ जाएगी उम्मीद है, और लगभग उम्मीद सही ही निकलेगी। और 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में आपकी दरोगा की वैकेंसी आने की उम्मीद बढ़ रही है। देखिए, कोई भी चीज़ ऑथेंटिक तो होती नहीं है जब तक आ ना जाए, लेकिन फिर भी जो जानकारियाँ मिलती हैं आप तक शेयर करता हूँ, और वो किसी न किसी माध्यम से कई बार सही भी निकलती हैं। जैसे मैंने आपसे 6 महीने पहले ही कह दिया था कि यूपीएसआई यूपीपी वैकेंसी कब आएगी, तो ये बातें बहुत पहले बता दी गई थी। तो जो विद्यार्थी कक्षाओं में पढ़ते हैं उन्हें आइडिया था कि हाँ ऐसा होगा। अब देखिए, वैकेंसी आना एक अलग प्रक्रिया है, आपकी तैयारी होना एक अलग प्रक्रिया है। जो पूर्व में कभी पढ़ चुके हैं, कहीं तैयारी कर चुके हैं, वो अपनी चीज़ों का रिवीजन करें, वो बार बार उसे रिकॉल करें, देखें, नई चीज़ों को ऐड ऑन करें उसमें, ठीक है। और जो नए सिरे से विद्यार्थी हैं उन्हें चाहिए कि वो सभी बातों को एक सिस्टमैटिक मैनर में, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ में डे बाय डे तैयारी करके देखें। मैथ्स को भी टाइम दें, रीजनिंग को भी टाइम दें, हिंदी को भी टाइम दें, जीके जीएस को भी पढ़ें, अगर यूपीएसआई दे रहे हैं तो मूल विधि भी पढ़ें, है ना, संविधान को बेहतर करें। तो ये सारी चीज़ों को अगर हम सिस्टमैटिक मैनर से काम करेंगे तो अच्छा होगा। देखिए, हमारा जो माइंड है, जो दिमाग है, ये सुपर कंप्यूटर है। इसमें हम जो डालेंगे वही रिजल्ट हमें निकल करके आएगा। हम अगर अध्ययन की तरफ अग्रसर रहेंगे तो अध्ययन से जुड़ी हुई चीज़ें हमारे मस्तिष्क से निकलेंगी, ठीक है। हम अनावश्यक की बातों में उलझे रहेंगे तो हमारा दिमाग पजल रहेगा। अनावश्यक गतिविधियों से जब इन्वॉल्व रहते हैं वही विचार भी बार बार आते हैं, है ना। तो एक सकारात्मक सोच डेवलप करना होगी अपने जीवन के लिए कि मैं सफल हो रहा हूँ, सफल हो रहा हूँ, सफल हो रहा हूँ। और इस बात को लेकर के सारी चीज़ों को सोचना होगा कि कौन सी चीज़ें हमारे लिए डिस्टर्बिंग एलिमेंट हैं, वो जो चीज़ें हैं उन्हें थोड़ा सा अवॉइड करिए। और पर डे एक रूटीन बना के पढ़िए कि मुझे 5-6 घंटे पढ़ना है, 6 घंटे पढ़ना है, 5 घंटे पढ़ना है। एक बार में मत पढ़िए, पार्ट करके पढ़िए। तो निश्चित रूप से आपकी मेमोरी भी स्ट्रांग रहेगी, आपको रिलैक्स करने का भी टाइम मिल जाएगा, और अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए पढ़िए। जीवन में कुछ बुरा और कुछ अच्छा नहीं होता, लेकिन अगर आप समय से सब कुछ पा जाते हैं तो सब कुछ अच्छा होता है। कोशिश करिए कि आप जिस लक्ष्य के लिए जुड़े हैं, जिस लक्ष्य के लिए कार्य कर रहे हैं, वो किसी प्रकार से सफल हो जाए ताकि आपके सपने पूरे हो सके। थोड़ा सा कठिन लगता है, कठिनाई होती है, लेकिन मुझे लगता है पढ़ने से ज़्यादा आसान कोई काम नहीं है। दुनिया का कोई काम पढ़ने से आसान हो ही नहीं सकता। बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आ सकती हैं अगर आपका मन लगता है। तो कोशिश करिए, बैठने की आदत बनाइए। ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। माँ कामाख्या, परमपिता परमेश्वर, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, सभी दैवी शक्तियाँ आपको सद्बुद्धि दें कि ताकि आप बेहतर तरीके से पढ़ करके अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ जाएं।
जय हिंद।